हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर हम बात करेंगे इस लेसन के अंदर, आप देख रहे हैं यहाँ मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, 8th क्लास 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए ये लेसन बहुत ही अच्छा लेसन है और यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं यहाँ सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, सीधा समाधान, क्वेश्चन आंसर की बात कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो आपका ये लेसन है, आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले लेसन का नाम क्या है बच्चों? मानव संसाधन। क्या नाम है? मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज कहेंगे। अब मानव आदमियों को संसाधन बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? अगर हम कुछ क्वेश्चन की बात करें, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? दूसरा क्वेश्चन, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? तीसरा क्वेश्चन, अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों? अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की, जो हम बात करें कारक मतलब कारण, तो अगर हम कारकों की भूमिका का वर्णन करें तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर है जो जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या पिरामिड क्या है? ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं? एक ही क्वेश्चन हो गया आपका। तो यहाँ हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? रिसोर्स। लेसन का नाम क्या है? मानव संसाधन। तो यहाँ मानव संसाधन की बात करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ जो इसका पहला जो क्वेश्चन है, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है, हम उसकी बात करने वाले हैं। देखिए भाई, यहाँ पर आपका ये आंसर है, यहाँ जो है ये आंसर है आपका, ये रहा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम। यहाँ पर लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित कर सकता है। देखो, अब आप लोग हैं, कल को आप बैंक में लगेंगे, तो आप एक तरह से कार्य कर रहे हैं मानव के रूप में। एक मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति में जो चीज़ें हैं उनको परिवर्तित कर लेता, अपने इस्तेमाल के लिए काम में लाता है। ठीक है, तो हर व्यक्ति, जैसे एक IAS ऑफिसर है, वो भी एक मानव संसाधन है, मानव के रूप में पूरे जिले का मालिक है भाई। वो हर चीज़ को मेंटेन कर रहा है, संभाल रहा है, देख रहा है, लोगों से काम करवा रहा है, किस वस्तु को कैसे इस्तेमाल करना है, किस व्यक्ति को कैसे करना है, उनको सब चीज़ों को पता है। तो हर व्यक्ति को कोई ना कोई काम मिलता है और उसको प्राकृतिक रूप में वो उसको परिवर्तन करके उसका इस्तेमाल कर लेता है और मानव एक तरह संसाधन हो जाता है। तो मानव संसाधन क्या है? मानव के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं, तो मानव भी एक संसाधन है। ठीक है, तो यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर जो आप देख रहे हैं, लोगों को एक संसाधन क्यों समझाता है? क्योंकि लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। अब आप हैं, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो एक भैंस खरीदता है, चलो, और उसने भैंस खरीदी, तो उसने भैंस की भाई उसको घास डाला, चारा डाला, उसको पानी पिलाया, तो और दूध प्राप्त किया भैंस से। तो क्या है, मानव ने एक प्राकृतिक तौर पे जो एक भैंस है उसका इस्तेमाल कर लिया। तो मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का और चीज़ों का इस्तेमाल कर लेता है, मानव संसाधन के रूप में वो अपने आप को पेश कर देता है। अगला भाई, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण? भाई इसका मतलब है विश्व में जो जनसंख्या है कहीं ज़्यादा, भारत चीन की ज़्यादा है, अमेरिका की कम है, इंडोनेशिया की कम है, या अलग अलग देशों में कहीं कितनी है कहीं कितनी है, पानीपत में ज़्यादा है, सोनीपत में कम है, या किसी पंचकुले में कम है, किसी राज्य में ज़्यादा है। तो वितरण मतलब कहीं जनसंख्या कितनी है, कहीं जनसंख्या
कितनी है? तो क्वेश्चन है विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण क्या है भाई? कहीं ज़्यादा कहीं कम। क्यों? जहां पर मानव के लिए सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं वहां जनसंख्या बढ़ जाती है। भारत में कभी सिंधु नदी के आसपास ही लोग रहते थे, फिर धीरे धीरे उनको वो संसाधन वो चीज़ें मिलती रही। अब मानव कहाँ रहेगा? जहाँ पानी होगा, जहाँ खेती करने के लिए जगह होगी, तो मानव वहाँ ज़्यादा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो भारत और चीन के लिए, मैं दोनों के लिए कहूँगा, यहाँ पर कृषि के संसाधन बहुत ज़्यादा हैं और इसलिए यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। विदेशी लोग भी यहाँ बहुत आए हैं और रुक जाते हैं। तो अब पढ़ते हैं इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण, विश्व में जनसंख्या ज़्यादा और कम कैसे हो जाती है, उसका कारण क्या है? पॉइंट ये है। पढ़ते हैं दूसरा, जनसंख्या के असमान वितरण के कारण भी देखो, भौगोलिक कारक, इसमें भाई कोई स्थान कैसा है डिपेंड करता है। आइलैंड है, प्लेन है, पहाड़ है, कैसा क्षेत्र है, जलवायु कैसी है, ठंड है, गर्मी है, बरसात वाला है, मृदा मिट्टी कैसी है, जल कैसा है, खनिज कैसे, वहाँ कोयला है, मिनरल्स कैसे मिलते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें, अब मानव को किन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें इस्तेमाल कैसे करनी है और कहाँ पर है कहाँ नहीं है, उसी के आधार पर। अब आप देखो, आप कई बार सोचते हो ना, जहाँ गोलगप्पे की रेहड़ी लगी है वहाँ भीड़ लग जाती है, वहाँ संसाधन है, वहाँ चीज़ें ज़्यादा हैं, मानव को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ें मिल जाती है, तो वहाँ भीड़ हो जाती है। अब जहाँ संसाधन मिलेगा ही नहीं वहाँ क्या होगा? राजस्थान में हर तरफ रेत ही रेत दिखता है, तो वहाँ भीड़ कम दिखती है। अब आप पानीपत में देख लो, इंडस्ट्री इतनी है, यहाँ वो मानव की सारी चीज़ें मिल जाती है, रहने के लिए भी है, खाने के लिए भी है, काम करने के लिए भी है। तो ये डिपेंड करता है, जो मानव की सभी आवश्यकताएं पूरी कर देते हैं तो वहाँ पर भीड़ हो जाती है, जहाँ नहीं पूरी होती है वहाँ कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग जनसंख्या के आंकड़े हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ गई है, क्यों? इतनी जल्दी जल्दी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है भाई? देखो, मृत्यु दर में कमी, अब हॉस्पिटल हो गए हैं, मेडिसिन हो गई है बहुत अच्छे से, अच्छी दवाइयाँ, अच्छे डॉक्टर, अच्छी सुविधाएं, सरकारी भी है, निजी भी है, प्राइवेट सरकारी सब हैं, जिसके कारण लोगों का समय पे इलाज हो जाता है, तो मृत्यु कम हो रही है, जन्म ज़्यादा हो रहे हैं, तो जनसंख्या बढ़ रही है। खाद्य आपूर्ति में सुधार, अब पहले क्या था, लोग भूख से मर जाते थे। अंग्रेजों के टाइम में बंगाल के अंदर अकाल पड़ा था और भूख के कारण लाखों लोग मर गए थे। तो आज थोड़ा ना कोई भूख से मर रहा है। आप सोच सकते हैं आपके आसपास जो लोग हैं वो भूख से थोड़ा ना मर रहे हैं, वो भूख से मरेंगे नहीं। तो अब सारी सुविधाएं हैं तो मृत्यु भी कम हो रही है, खाने की चीज़ें जो है अच्छे से मिल जाती हैं, तो उससे भी आपके जीवन में सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, अब स्वास्थ्य से संबंधित जो सेवाएं आपको मिलती हैं, सारी सुविधाएं वो आसानी से मिल जाती हैं। अगर हम बात करें प्राकृतिक वृद्धि दर, अब नेचुरल जो है, देखो कभी सोचो संसार में 10 आदमी हैं, फिर 10 के 20 हो गए, 20 के 100 हो गए, 100 के 1 लाख हो गए। अब 1 लाख के आगे जो बच्चे जन्म लेते हैं उनकी संख्या अधिक बढ़ती है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना। तो जितने लोग हैं, जितनी जनसंख्या ज़्यादा होगी उतनी बढ़ेंगे। अब सोचो आप, नेपाल में जनसंख्या कम है, भारत में ज़्यादा है। अब भारत में जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रोज़ाना हर मिनट में हज़ारों बच्चे जन्म लेता है। अब नेपाल में कई 100-200 बच्चे जन्म लेते हैं, भारत में लाखों लेते हैं। इसका मतलब क्या है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है नेचुरली वहाँ बढ़ जाती है। प्रवास भाई, अब जहाँ रहने, अब प्रवास जो है, पहला टाइम क्या था बच्चों, रहने की समस्याएं बहुत थी, अब तो लोग अपने रहने की समस्या को पूरा कर रहे हैं, रहने की चीज़ें कामयाब हो रही है। हर आदमी अब देख रहे हैं, अपनी नई कंपनी आ रही है, हाउसिंग बोर्ड बन रहे हैं, वो सब चीज़ें, तो रहने की समस्याएं ख़त्म, उसके बाद हॉस्पिटल की समस्याएं ख़त्म, पढ़ने की समस्याएं ख़त्म, हर चीज़ आपको मिल रही है। तो सीधी सी बात है, जनसंख्या बढ़ने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, तो जनसंख्या बढ़ती जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब जनसंख्या परिवर्तन,
अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित, जनसंख्या में परिवर्तन के वे कौन से कारण हैं। देखो भाई, जन्म दर, जन्म दर किसे कहते हैं, जिसे प्रति 1000 व्यक्ति पर एक वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, मान लो टोटल 1000 लोग हैं और उनसे कितने बच्चे जन्म लेते हैं, मतलब आंकड़े हैं 1000 पर कितने बच्चों ने जन्म लिया, तो वो जन्म दर होती है। मृत्यु दर 1000 व्यक्तियों में एक वर्ष में कितने, 1000 व्यक्तियों में अगर हम बात करें दर पर, व्यक्ति पर एक वर्ष में मरने वालों की संख्या, अब जो 1000 व्यक्ति हैं उनके आंकड़ों के बराबर कितने जन्म लेते हैं, कितने मरते हैं, तो वो जन्म दर और मृत्यु दर होती है। तो ये क्या होता है, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। अब जन्म दर ज़्यादा बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी, मृत्यु दर बढ़ेगी ज़्यादा, तो जनसंख्या घट जाएगी, तो ये परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट, पांचवा जो क्वेश्चन है बच्चों, पांचवा क्वेश्चन, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है। पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। जनसंख्या संगठन, संगठन की बात करें, जनसंख्या संगठन की बात करें, जनसंख्या संगठन जो है किसी देश का जनसंख्या विन्यास या संरचना, भाई किसी देश की जनसंख्या कैसी है जिससे हम आसानी से उस देश की जनसंख्या के विभिन्न घटकों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे आयु, आयु भाई आयु लिंग, भाई किस उम्र के कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, कितने बूढ़े हैं, उसको हम देख लेते हैं कैसा कैसा है। स्वास्थ्य दर, शिक्षित कितने हैं, स्वस्थ कितने हैं, कितनी सुविधाएं हैं, कितने खर्च है, उन सब चीज़ों को हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। ठीक है, किसी भी देश की जनसंख्या समझने के लिए उसका खर्च क्या है, इनकम क्या है, जन्म कितने हैं, मरण कितने हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी है, सेवाएं कितनी है, वो सब देखते हैं। अब है जनसंख्या पिरामिड क्या होता है। यह जनसंख्या के संख्या के स्टैटिक प्रतिरूप को प्रदर्शित करने की एक विधि है। यह जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने में सहायक है। जनसंख्या पिरामिड को कुल जनसंख्या के लैंगिक प्रतिशत में विभक्त किया जाता है। इससे कुल जनसंख्या से लैंगिक प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। जनसंख्या पिरामिड का आधार जन्मे शिशुओं की स्थिति को देखता है, शिखर की तरफ बढ़ता है और यह क्रमशः प्रौढ़ों एवं वृद्ध, प्रौढ़ होते हैं जो मध्यम वर्गीय होता है, मध्यम एज होता है, एज्ड होता है, मिडिल एज, वृद्ध बूढ़ों की जनसंख्या को दर्शाता है। देखो क्या होता है, मैं समझाता हूँ। मान लो पिरामिड क्या है, पहला पॉइंट तो ये है, ये मैंने बना दिया पिरामिड। इसमें हम किसी भी देश की जनसंख्या को काउंट करते हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी औरतें हैं, कितनी छोटे बच्चे हैं, कितनी छोटी छोटी लड़कियां हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, वो सब हम अलग से इस रूप में हम बना लेते हैं आंकड़े इस तरह से। तो इसे हम क्या कहेंगे, जनसंख्या पिरामिड के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है आपका ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन भाई, सही को चिन्हित कीजिए। सही क्या है। पहला पॉइंट, जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य, सीधा आंसर पे जाएंगे। जनसंख्या वितरण किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं। अगर हम बात करें यहां पर इस पॉइंट की, क्वेश्चन क्या कहता है, जनसंख्या वितरण शब्द क्या है भाई, किस क्षेत्र में कितने लोग फैले हुए हैं, किस क्षेत्र में कितने लोग फैले हुए हैं, किस रूप में फैले हुए हैं, उसका आंसर हो गया ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये वाला, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। भाई जन्म है, मृत्यु है, विवाह है, जन्म मृत्यु प्रवाह, जन्म मृत्यु जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या है, किसी भी देश में जो जीवन है, मतलब एवरेज एज तक, मान लो हमारे देश में क्या होता है बच्चों, 65 साल की उम्र ऐसी है, लगभग हर आदमी 65 साल तक जाता है, लगभग एवरेज। तो हमारे देश में जो आयु है आदमी की 65 मानी जाती है, लगभग कोई ज़्यादा कोई कम मिला के एवरेज 65 मानते हैं। तो इसका आंसर है जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये 3 चीज़ें, प्रवास क्या है, घर, रहन सहन वगैरह,
तो जो निवास स्थान होता है। तो 3 चीज़ें निर्भर करती है जनसंख्या परिवर्तन पर, जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये तीनों चीज़ों से जनसंख्या कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगला पॉइंट, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी। 1999 में कितनी हो गई थी भाई? आंसर है 6 अरब। 1999 में ये बता रहा है एनसीईआरटी में 6 अरब हमारी जो है जनसंख्या हो गई थी। यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये रहा, ये आपका 6 अरब। चलिए अगला पॉइंट है जनसंख्या पिरामिड क्या है? आंसर है जनसंख्या, ये रहा, आप ये आंसर पढ़िए, ये वाला पिरामिड क्या है? जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। मैंने आपको बनाया था ना ऐसे करके, ये इस तरह से, ये जो पिरामिड है, कितने बूढ़े हैं, कितने मिडिल एज हैं, कितने बच्चे हैं, वो एक पिरामिड बन जाता है। ठीक है, उसे कहेंगे जनसंख्या का आयु लिंग संगठन। इसे आलेखीय क्या होता है? हमने मैप बना दिया, एक ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, अगला पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन, नीचे दिए गए, क्या लिखा है? नीचे दिए शब्दों का उपयोग करके वाक्य को पूरा करना है। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं कुछ ऑप्शन दिए गए। जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित, मतलब किसी स्थान को, जैसे कि बाहर के कोई लोग हैं, कहीं जाते हैं तो किस स्थान पे जाते हैं? जैसे कि हम अपने भारत की बात करते हैं, हमारे यूपी से, बिहार से, कहीं से जो लोग काम करने के लिए आते हैं, पानीपत में आ गए, तो यहाँ इससे खुश होकर, आकर्षित होकर, अट्रैक्ट होकर आते हैं। ठीक है, तो उसका कारण क्या है अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या हो सकता है? तो इसमें लिखा हुआ है जब लोग किस क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह क्या होता है? घना बसा हुआ बन जाता है। जनसंख्या बढ़ जाती है तो घना मतलब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाती है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत अनुकूल जलवायु, उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति और उर्वर उपजाऊ भूमि जहाँ होती है। भाई आबादी वाला, जनसंख्या वाला क्षेत्र हो, जैसे कि पानीपत, अनुकूल है, सब अच्छे से रह सकते हैं, जलवायु भी अच्छी है, प्राकृतिक अच्छी है, उर्वर उपजाऊ भूमि भी है, तो यहाँ एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्री भी है, तो यहाँ लोग आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अगला जो पॉइंट है आपका, ये पढ़ लेना अपनी बुक में, क्रियाकलाप कोई बड़ी बात नहीं है, इसको पढ़ लेंगे आप। अब है, इसमें लिखा है संकेत, इंडिकेशन दिया गया है, विद्यालय की आवश्यकता, पेंशन स्कीम, शिक्षक, खिलौने, पहिएदार कुर्सी, श्रम आपूर्ति, अस्पताल, ये सब। तो यहाँ लिखा है 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग, यहाँ लिखा है 15 वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोग। तो यहाँ पर आपको संकेत के माध्यम से बताना है इनका आंसर, ये आप खुद करोगे। ठीक है, और अब क्या करोगे आप, ये पूरा लेसन जो सॉल्यूशन है आपकी बुक के पीछे, आपकी गाइड के अंदर भी होगा, ये सब आपको करना है। ये मैंने आपको पूरा लेसन समझा दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना और इसको अपनी कॉपी में लिख के शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।